हेलो एवरीवन, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के सेक्शन में 5 क्वेश्चन का एक सेट हम डिस्कस कर चुके थे। आज दूसरा सेट है। जितने भी क्वेश्चंस PYQs आपके एग्जामिनेशन में ROE में आ चुके हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक को एलेबोरेट भी करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व उद्यान से वन्यजीव प्रबंधन हेतु ड्रोन या मानव रहित वाहन UAV प्रारंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं बांदीपुर। तो बांदीपुर कहां है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां है? कर्नाटक में है। याद रखिएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पे है? कर्नाटक में। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहां पे है? UK। ये हैली नेशनल पार्क था और भारत का पहला टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी था क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो यहीं से स्टार्ट किया गया था। और ये दूसरा क्या है कि ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी था। तो राइट ऑप्शन इसका यही है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही ड्रोन के सहारे जो निगरानी कार्यक्रम था वो स्टार्ट किया गया। दूसरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कहां पर है रणथंभौर? रणथंभौर राजस्थान में है। रणथंभौर कहां है? राजस्थान में है। अब आता है पेरियार। पेरियार कहां पे है? केरल में है। देखिए खास बात क्या है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो इकोलॉजिकल टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। पेरियार जो है वो हाथियों के कंजर्वेशन के लिए बहुत फेमस है। भरतपुझा, पेरियार और पांबा, ये क्या है? ये केरला की 3 नदियां हैं जो केरल के पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कहा जाती हैं पश्चिम की तरफ। तो भरतपुझा, पेरियार और पांबा, ये तीनों क्या है? ये केरल की इंपॉर्टेंट रिवर्स। क्लियर? चलिए, इन सभी रिवर्स को क्या किया गया है? नहरों से कनेक्ट कर दिया गया है ताकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से यूज हो सके। राइट आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट, ये याद रखिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि भारत में इस समय कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। नेक्स्ट, एजेंडा 21 किस विषय से संबंधित है? हमने पिछली क्लासेस में डिस्कशन किया था कि 1972 में क्या हुआ? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन। अब स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 5 जून 1972 को हुआ था, ये 5 जून याद रखना जरूरी है क्योंकि यहीं से क्या आया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया। यहां से लेकर के 20 इयर्स बीत गए। उसके बाद 1992 में आया क्या? रियो समिट, या कह सकते हैं इसे फर्स्ट अर्थ समिट। क्या आया? फर्स्ट अर्थ समिट। इसी में आया क्या? एजेंडा 21। एजेंडा 21। और एजेंडा 21 किस लिए है? एजेंडा 21 आने वाली जो 21वीं सदी है उस 21वीं सदी में इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और क्लाइमेट को लेकर के हमारे रेजोल्यूशंस क्या होने चाहिए, ये किस में है? ये एजेंडा 21 में। और ये कब आया? हमेशा याद रखिएगा 1992 पहला जब रियो सम्मेलन आया। ठीक है, तो पर्यावरणीय और विकास का संतुलन हमेशा रखिएगा क्या? एजेंडा 21 पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट तथा डेवलपमेंट का संतुलन हो इसलिए आया। ठीक है, 21वीं सदी में क्या हमारा फ्यूचर होना चाहिए? ठीक, तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पर्यावरणीय विकास से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा क्या है? देखिए एटमॉस्फेयर है, ये है एटमॉस्फेयर। और जब हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और उसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो बेसिकली वो क्या है? बेसिकली वो
पृथ्वी के चारों तरफ का, इसके पृथ्वी के, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ का, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, इसमें क्या है? वाटर वेपर है। इस भाग में क्या है? यहां पे है जलवाष्प, कितना परसेंट? 0 to 4%। ठीक, इसी पार्ट में गैसेस हैं, इसी में क्या है? डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण है, ये सब इसी में तो है। एरोसॉल भी है, जिसे एयर और सॉलिड का मिश्रण है। अब इस पार्ट में जो गैसेस हैं, सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन 78.08, इसीलिए कहते हैं 78% क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन 20.9%, इसीलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन कितनी है? 21%। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। इसके अलावा नियॉन, आर्गन, आर्गन कितना है? 0.93। तो सबसे ज्यादा मात्रा में तीसरी गैस जो है वो कौन है? वो आर्गन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे कम मात्रा में और सबसे ऊपर पाई जाने वाली गैस है, 0.00005%, सबसे कम मात्रा। क्लियर, आगे बढ़े। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस, और हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन जब ये एक्सेसिव मात्रा में हो जा रही है तो ये हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करती है। हरितगृह प्रभाव जलवाष्प भी उत्पन्न करती है, लेकिन ये इम्पर्मानेंट है। लगा, बारिश हुई, खत्म हो गया। तो जितना भी बादल, बारिश, आंधी, तूफान, बिजली, सबके रिस्पॉन्सिबल ये 0 to 4 वाटर वेपर है। पृथ्वी में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो वाटर वेपर यानी जलवाष्प है, उसकी मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की मात्रा कम हो। आर्द्र क्षेत्र में जलवाष्प अधिक और शुष्क क्षेत्रों में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिया से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है? इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? यह सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस ये होता है कि इकोसिस्टम में दो पार्ट है, एक बायोटिक यानी जैविक और दूसरा अबायोटिक यानी अजैविक। इन जैविक और अजैविक की जो, जैसे अजैविक है, इसमें प्रजातियां, उनकी संख्या और प्रजातियों में जानवरों की, तो प्रजातियां भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जानवरों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। सभी ट्रॉपिक लेवल, सभी ट्रॉपिक लेवल कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? जो ये खाद्य श्रृंखला है, इस खाद्य श्रृंखला में जितने ये परतें हैं, ये 4 या 5 है, मतलब वो इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम क्या है? रिच है। खाद्य श्रृंखला में जितनी परतें ज्यादा होंगी, मतलब उतनी ही तरह के जीव जंतु या उतने ही अलग अलग नेचर के जीव जंतुओं की प्रजातियां ज्यादा हैं उसमें। ठीक है, तो ये खास बात इसमें है कि जब भी कभी ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो मतलब फिजिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, वाटर की मात्रा कम हो रही है, फिजिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, कोई सी प्लेस में सूखा ही आ गया, तो धीरे धीरे क्या होगा? उस एरिया का जो एटमॉस्फेयर, जो बायोटिक एलिमेंट है, वो अबायोटिक के डिस्टर्बेंस से क्या होता है? कमजोर हो जाता है। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग। तो अब उसे बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिस्टर्ब्स इकोलॉजिकल बैलेंस। कल के क्वेश्चन नंबर 5 में, फर्स्ट सेट के क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने नहीं मिस कर दिया था, ह्यूमन एरर। इसी की बात में चर्चा करता हूं कि अगर टेल ऑफ द क्वेश्चन को लगातार नहीं पढ़ा गया तो वो क्या होगा? वो मिस हो जाएगा। तो लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिस्टर्ब्स, जो डिस्टर्ब करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को, निम्नलिखित में से किस क्रिया से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण।
तीनों में क्या है, 1 लगाना, तो इससे तो बैलेंस बनेगा। क्या होगा, लकड़ी काटेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बनेगा। वनारोपण करना बहुत आवश्यक है, समाज मिलके वन करेगा तो वनारोपण हो जाएगा, सामाजिक वन की। इकोलॉजिकल किसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? कल हमने बात की थी कि इकोलॉजी है, ये किसकी लॉजी करती है, किसकी स्टडी करता है? इकोलॉजी स्टडी इकोसिस्टम। किसको स्टडी करता है? इकोसिस्टम को स्टडी करता है। और इकोसिस्टम में कौन है? अबायोटिक। अबायोटिक मतलब जैसे विंड है, जैसे सॉइल है, जैसे वाटर है, जैसे इंसोलेशन यानी सूर्यातप, ये सब क्या है? अबायोटिक है। फिर यहीं पे आता है बायोटिक एलिमेंट, जिसमें 2 हैं, एक फ्लोरा है, एक फ्यूना है। मतलब जंतु है फ्यूना और वनस्पति। अब करता क्या है ये जो इकोलॉजी है? ये इन सब के आपस में इंटरेक्शन को भी स्टडी करता है, फ्लोरा और फ्यूना के आपस में इंटरेक्शन को स्टडी करता है, और बायोटिक और अबायोटिक के भी स्टडी को, इंटरेक्शन को स्टडी करता है। यानी जैविक पदार्थों के अंदर जो एक निश्चित प्रक्रिया हो रही है, जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, पौधे को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिल रही है, तो जो सूर्य का प्रकाश है और जो गैस है, ये अबायोटिक एलिमेंट है। अब ये अबायोटिक एलिमेंट अगर समुचित मात्रा में क्लियरली मिल रहा है, बिना किसी अबेंडमेंट के, बिना किसी रुकावट के मिल रहा है, तो पौधा क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, और इससे क्या होगा? ग्रोथ होगा उसका। धीरे धीरे मास प्रोडक्शन होगा, 1 पौधा, 2 पौधा, हजारों लाखों पौधे डेवलप होंगे। पेड़ पौधों के साथ उस पर डिपेंड रहने वाले जीव जंतु यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो डेवलप होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो डिपेंड होंगे, और फिर ऐसे टर्शरी और क्वाटरनरी, चतुर्थक। तो ऐसे पूरा का पूरा फूड चेन, और फूड चेन क्या है? फूड चेन इकोसिस्टम का पार्ट है। तो इकोसिस्टम हेल्दी होगा, तो जब फूड चेन हेल्दी होगा तो इकोसिस्टम हेल्दी होगा, इकोसिस्टम हेल्दी होगा तो पूरा का पूरा बायोम हेल्दी होगा, और जब सारे बायोम हेल्दी होंगे तो बायोस्फीयर हेल्दी होगा। लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? उसकी स्टार्टिंग होगी फूड चेन से, और फूड चेन के हर एक ट्रॉपिक लेवल, हर एक स्तर पर मिलने वाले जीव जंतुओं और प्रजातियों की संख्या, और वो जीव जंतुओं के प्रजातियों की संख्या कब ज्यादा होगी? जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन करेंगे, बिना किसी बाधा के वो एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। क्लियर? आज के 5 क्वेश्चंस में इतना ही। इसकी मेडिटेशन फाइल आपको ज्योग्राफी बाय गौरव त्रिपाठी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आरओ की प्रिपरेशन के लिए और आने वाले पीसीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल द ज्योग्राफी टुडे से जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को दूसरों से बेहतर बनाएं। आज की क्लास में इतना ही। बाय।